गुड इवनिंग क्लास। तो मैंने आपको पहले ही मतलब कि इसके हमने मौलिक अधिकार के पीछे के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज मौलिक अधिकार आपका पूरा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, ऑलमोस्ट का फिनिश ही हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, कल, ठीक है, कल हम इसके ऊपर आपको करा देंगे MCQs। तो कल जितना भी हमने मतलब पीछे की जो अभी आपने दोनों वीडियोस देखी हैं प्लस आज वाली जो वीडियो है उसको देखने के बाद कल कोशिश करूंगा कि कम से कम 50 MCQs मैं इसके अंदर क्या कर दूं, आपको डिस्कस कर दूं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम जब दोगे तो MCQs का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि पेपर आपका MCQs पैटर्न पे आता है। तो आप क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपको ज़्यादा एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप अपने मार्क्स को क्या कर सकते हो, कमेंट करके लिख सकते हो, बता सकते हो मुझे कि कैसा रहा। ठीक है, और तो शुरू करते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने पहले 4 राइट्स पढ़ लिए हैं, आज बचे हुए 2 राइट्स को पढ़ रहे हैं, टोटल 6 राइट्स थे। तो पहले देख लेते हैं क्या हमने पीछे पढ़ लिया है। तो एक तो हमने पढ़ लिया है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा आता है क्या कहते हैं हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। हमने पढ़ा 23 से 24 के बीच में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। टोटल जो हमारे आर्टिकल आते हैं वो आते हैं कितने, 12 से लेकर के और 35 तक। भाग कौन सा है, बिल्कुल सही, भाग कौन सा बच्चों, भाग 3। ठीक है, तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू रहना। पूरी पॉलिटी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी प्लस अलग से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी पूरी पॉलिटी मिलेगी, और शायद हो सकता है अगले हफ्ते से आपको मध्यकालीन भारत भी मिलने लगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये अधिकार जो आता है वो आता है आपका आर्टिकल कौन सा, यहाँ पे कौन से पढ़ा था हमने, 29 और 30, 2 आर्टिकल हैं इसके अंदर। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 बोलता है, पहले समझो यहाँ पर बात क्या हो रही है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। भारत एक विविधताओं का देश है, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, तो उनकी संस्कृति को बचा के रखना। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हिंदू यहाँ पे बहुलक में है, यानी हिंदू की संख्या सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद सभी लोग यहाँ पर क्या काउंट होते हैं, अल्पसंख्यक लोग काउंट होते हैं। तो अल्पसंख्यक लोगों को, जिसको भी अल्पसंख्यक नहीं पता हो, जिसकी संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना, यानी कि वो कौन सी भाषा बोलना चाहते हैं, उनकी बोली हो गई, उनकी अपनी लिपि हो गई, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है उनके पास। यानी अगर मान लो एक पर्टिकुलर कोई ट्राइब है, ठीक है, और उस ट्राइब के अंदर कोई बोली बोली जाती है, वो लोग आपस में कुछ बोलते हैं, कुछ उनका बोलने का लैंग्वेज, और वो मात्र 5-7 हज़ार लोग ही हैं, तो क्या कहते हैं, उनको ज़बरदस्ती बोले कि आपको इंग्लिश में बात करनी है, आपको हिंदी में बात करनी है, नहीं बात करोगे, तमिल में बात करनी है, नहीं बात करोगे तो आपको मार पड़ेगी, ऐसा नहीं कह सकते आप। ठीक है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है और उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 29 बोलता है। साथ ही बोलता है किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत कोई भी संस्थान आता हो, ठीक है, जो संस्थान राज्य का है पहले, और राज्य का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है आर्टिकल 12 के अंदर। ठीक है, जो भी संस्थान हो, मान लो कि सर्वोदय बाल विद्यालय हो गया या केवी के स्कूल्स हो गए, ठीक है, उसमें वो बंदा गया और जा करके एडमिशन लेना चाहता है, उसको रोक नहीं सकते। किस बात पे नहीं रोक सकते, इस बात पे कि भाई तुम्हारी जाति अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, मतलब तुम तो हिंदी नहीं बोलते इसलिए हम तो तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करने पर आर्टिकल 29 का उल्लंघन माना जाएगा, और इसका उल्लंघन का मतलब तो आप जानते हो ना, कहाँ जाएगा बंदा, सीधा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर बात है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की, ये बड़ा प्यारा है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, आर्टिकल 30 क्या बोलता है, शिक्षण संस्थान, जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, की स्थापना और प्रशासन करने का अल्प वर्गों का अधिकार। देखो अभी अगर आप लोगों ने पीछे का बजट देखा होता, आपने देखा होगा कि स्कूल है जिसका नाम होता है एकलव्य स्कूल। ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, ट्राइबल लोगों के लिए बनाया गया है, ट्राइब्स के लोगों के लिए बनाया गया है। अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। यानी आप तो पता है भारत सरकार ने जब नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो और जोर दिया है
कि कम से कम बच्चे की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसको कम से कम उसकी भाषा में रखा जाए, जिससे उसकी बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से हो सके। दूसरा क्या है, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। जैसे कुछ ट्राइब्स एरिया के अंदर क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन सिखा रहे हैं, कुछ ट्राइब्स एरिया के अंदर आपको क्या कहते हैं, सपोज करो वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, वहाँ पे बैम्बो कैसे उगाया जाता है ये सिखाया जा रहा है, और ये सिखाने का उनके पास अधिकार है। और ये अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 30 देता है। यानी आप इनकी शिक्षा और संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 31। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 31 आपको पता है क्या था, बिल्कुल सही, संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया भैया, उठा करके कहाँ फेंक दिया हमने, ये हमने उठा करके 301 के अंदर फेंक दिया है। कौन से संवैधानिक संशोधन से, 42वें संवैधानिक संशोधन से। इसको हमने निकाल के बाहर फेंक दिया और अब इसको हमने क्या बना दिया है, इसको हमने बना दिया है मौलिक अधिकार से निकाल के इसको हमने क्या, कानूनी अधिकार बना दिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 जो है उसको बोला जाता है बच्चों क्या, शोषण के विरुद्ध, सॉरी उसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है, इसका मतलब ये है, जहां जहां भी मैं आपको बोलता हुआ नजर आया कि भाई अगर तुम, ठीक है, अगर तुमने मौलिक अधिकार नहीं दिए, कौन से कहाँ तक के, 14 से लेकर के और 30 तक, तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। ये बात लिखी कौन से आर्टिकल में गई है, ये आर्टिकल 32 है। इसीलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बताया, इसको हृदय बताया, संविधान का क्या बताया, इसको हृदय बताया। और दूसरी बात, इसे क्या बोला गया, न्याय का झरना भी कई जगहों पर बोला गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि वो जब मौलिक अधिकारों का खंडन हो, मौलिक अधिकारों को ना मिले, तो वो क्या जारी कर सकते हैं, वो इसे बचाने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिट कितने प्रकार की हैं, तो ये 5 प्रकार की रिट होती है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5 प्रकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के ही संदर्भ में जारी कर सकता है। यानी जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का खंडन होगा तो उस रिट को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और किसी मामले में रिट जारी करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट के पास है, और इसका आर्टिकल है 226। याद रहेगी बात। तो 226 के अंदर हाई कोर्ट को दिया गया, कोई भी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया। एक बात और समझना, हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है पूरे भारत में कहीं पर भी, पर सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है पूरे भारत में कहीं पर भी, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में ही जारी कर सकता है। जैसे कि अगर मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो सिर्फ वो यूपी के लिए रिट जारी कर सकता है। क्लियर है बात यहाँ पर। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है तो वो क्या कर सकता है आपका, वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लिए रिट जारी कर सकता है। क्लियर है बात यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने दिल्ली के लिए कोई रिट जारी कर दी, ये नहीं हो सकता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं सबसे पहली रिट का, जिसका नाम क्या है, बंदी प्रत्याशीकरण। ये बड़ा ध्यान से समझना, बंदी प्रत्याशीकरण का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है, मान लो एक मिस्टर एक्स है, अब मिस्टर एक्स को पुलिस ठा के ले गई, और पुलिस इसलिए ठा के ले गई क्योंकि मिस्टर एक्स ने ऐसे ही पुलिस वाले के पास जा रहे थे तो पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी करी, मिस्टर एक्स ने बोला अरे भाई साहब अच्छा लगता है। पुलिस वाले ने बोला तू जानता नहीं हम कहाँ की पुलिस है, बोला नहीं, बोला चल तुझे हम बताते हैं, और उनको हिरासत में रख लिया। अब हिरासत में रख लिया है, 4 दिन हो गए, घर वाले भाग भूग रहे हैं, पता चल नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने मेरी क्लास नहीं ली, उन्हें क्या पता कि रिट क्या होती है। तो बंदी प्रत्याशीकरण के अंदर क्या होता है, आप सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते हो और बोल सकते हो कि भैया हमारा एक मिस्टर एक्स नाम का बंदा है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, कृपया कर उसे छुड़वाइए। तो उच्चतम न्यायालय उसको क्या करेगा, उसे प्रस्तुत करने के लिए क्या करेगा, इस रिट को जारी करेगा। अगर उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और वो सही में दोषी सिद्ध होता है तब तो कोई इशू नहीं है, अगर वो दोषी सिद्ध नहीं होता है तो उसको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गई बंदी प्रत्याशीकरण क्या होता है। दूसरी रिट होती है जिसका नाम है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है कि
जब भी कोई जो मान लो अधिकारी है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, वो अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है, और उससे काम का ब्यौरा लेना है कि भैया काम क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत हो गई। मान लो कि मेरी पेंशन आनी थी, पेंशन दे के राजी नहीं हो रहे, मैं चक्कर काटते 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 एक दिन मैं ही निकल लूँ। इससे पहले मेरे को लगा नहीं यार ये तो बहुत हद हो रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने कि भैया ये देखना हमारी पेंशन नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुको लल्ला, ऐसा कैसे नहीं देंगे, इनकी तो हम खाल में मसाला भर देंगे। और उस सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ क्या करा गया, रिट जारी करी गई और बोला गया कि भाई कैसे नहीं कर रहे हो इस आदमी का काम। हाँ, तो उसको बोलते हैं परमादेश। क्लियर हो रही है बात। तीसरी रिट जो होती है बच्चों, उसे बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संस्थान होते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ठीक है ना, ऐसी जो न्यायिक और अर्धन्यायिक होती हैं उनके विरुद्ध में जारी की जाती है, जिसका मतलब होता है रोकना। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, आपने गए और आपने केस डाला कि सर ये तो गलत फैसला दे रहे हैं, इनकी फैसले पे हमें विश्वास नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि चल यार ये शायद कुछ गलत कर रहे होंगे, तो वो प्रतिषेध जारी करके उस फैसले को, उस काम को तुरंत क्या कर देगा, रोक देगा कि रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ रोक लिया। अच्छा, उत्प्रेषण क्या करता है, उत्प्रेषण रिट का क्या अर्थ है कि आप उसके बारे में जो काम कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे उसको क्या कर दो, हस्तांतरित कर दो, यानी कि आप उसको ट्रांसफर कर दो अपर कोर्ट में या फिर मेरे पास। क्लियर बात, यानी प्रमाणित होना या सूचना देने का काम करता है। क्लियर बात। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या कर रहे हो, या वो बताएगा कि इस काम को भी रोक दो, आपसे नहीं हो रहा है काम। क्लियर है बात। और ये बात ध्यान रखना, ये कानूनी खराबी के आधार पर करा जाता है या काम में कमी के आधार पर किया जाता है, या हो सकता है उस बंदे का वहाँ न्यायिक क्षेत्र ही ना हो, वहाँ पे काम करना ही ना हो, फिर भी जबरदस्ती वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया मद्रास हाई कोर्ट। अब मद्रास हाई कोर्ट ने किसी दिल्ली के लिए फैसला कर दिया। अब यहाँ पर उस जिस पीड़ित आदमी के ऊपर फैसला आया, उसने छूटते ही क्या बोला, उतने उत्प्रेषण के लिए सुप्रीम कोर्ट गया और बोला कि यार सर देखना है तो गलत हो रहा है। वो बोलेंगे रुको भाई ऐसा ना करो, तुम्हारे जुडिक्शन में काम नहीं आता है, इस केस को कहाँ ट्रांसफर कर दो, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। क्लियर हो रही है यहाँ पर बात। ये होती है 4 तरीके की रेट। एक 5वीं रेट और होती है, ये थोड़ी अलग है, इसे बोलते हैं अधिकार पुंछ। पुंछ ठीक है। अधिकार पुंछ जो होती है, ये कोई भी, यहां समझा, कोई भी व्यक्ति, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो बेसिकली 4 रिट है ना, बंदी प्रत्याशी हो गई, आपका परमादेश हो गया, ये रिटों को पीड़ित द्वारा, जो पीड़ित होता है जिस पर कुछ हुआ है वही क्या करता है, अप्लाई करता है। पर अधिकारी पंच जो है वो कोई भी व्यक्ति जारी कर सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इसके लिए अपील कर सकता है। और सार्वजनिक जो मतलब बेसिकली कार्यालय है, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे कोई ऑफिसर बैठा है और मुझे लगता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस ऑफिस से, पर मेरे को ऐसा जनरली लगता है कि इस बंदे को यहाँ पे होना नहीं चाहिए, शायद इसके पास डिग्री में कोई कमी है, कुछ फ्रॉड किया, कुछ भी, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर के याचिका दायर करूँगा। और याचिका दायर करके अगर सुप्रीम कोर्ट को मेरी याचिका में दम लगता है तो उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि भाई तुम बताओ तुम किस अधिकार से इस ऑफिस में बैठे हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अधिकारी पंच कहते हैं। क्लियर बात। बाद बाकी जो 4 रिट हैं उसे जो जारी करवाता है वो इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी होती है, यानी जिस व्यक्ति के साथ पीड़ित हुआ है। ठीक है, अच्छा, और जबकि ये कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस रिट को क्या करवा सकता है, जारी करवा सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। क्लियर है यहाँ पर बात। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलो एक छोटा सा पेज चाहिए, 1 सेकेंड रुको बच्चों, 1 सेकेंड होल्ड करो, बस ज़्यादा टेंशन मत लो, बस खाली पेज चाहिए था। चलो डन। तो देखो अब आ जाते हैं हम अपने, आपको रिट भी समझा दी, अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बचे हुए आर्टिकल्स की। यानी आपका आर्टिकल एक तो 33, उसके बाद आर्टिकल 34 और उसके बाद आर्टिकल 35। ठीक है, इनके बारे में भी तो जान लो ये हैं क्या, क्यों हैं, ये फालतू तो ऐसे ही तो नहीं डाल दिए। कई बार बच्चों को पता तो होता नहीं है कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 करता क्या है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो देखो आर्टिकल 33 क्या कहता है।
आर्टिकल 33 बोलता है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो जो आपकी क्या है सशस्त्र बल है, यानी जो आपके क्या नाम है, जो आपकी आर्मी है, ठीक है ना, उनके अधिकारों को क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। अधिकारों पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, यानी समझो इस बात को, कोई भी जो बंदा आर्मी में काम करता है, कोई भी व्यक्ति जो आर्मी में काम करता है, थल सेना हो, वायु सेना हो, किसी भी सेना में काम करता है, उसके मौलिक अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो पॉलिटिकल और किसी भी तरीके के अपवादों से दूर रहे, किसी भी तरीके की चीज़ों से दूर रहे जिससे उनका काम में फोकस लगा रहे। क्लियर है बात, यहाँ तक बात क्लियर होती है। आर्टिकल 33 ये बोलता है, यानी संसद के पास ये अधिकार है कि आर्मी के लोगों के ऊपर उनको मौलिक, वो नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट के हमें मौलिक अधिकार नहीं मिले जब तक वो क्या है, वो आर्मी का हिस्सा है, आर्मी में कार्यरत है। क्लियर है बात। आर्टिकल 34 क्या बोलता है, आर्टिकल 34 बोलता है मौलिक अधिकारों पर तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब क्या हो सके, मार्शल लॉ लागू। क्या मतलब है इस बार, मार्शल लॉ का मतलब क्या है, जब आर्मी का शासन आ जाए। जैसे म्यांमार देख रहे हो आप, म्यांमार में क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया। अब तख्ता पलट होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर सरकार के हाथ से सत्ता किसके हाथ में चली गई, चीफ कमांडर के हाथ में चली गई। मान लो भारत में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो इस समय हमारे आर्मी के चीफ हैं, ठीक है, उनके हाथ में सत्ता चली जाए, उनके हाथ में सत्ता जाते ही मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाएगा पूरी तरीके से, सारे के सारे मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, मार्शल लॉ के अंदर यही कहलाता है। देखो ये ना आपातकाल से अलग है। आपातकाल में क्या हो रहा है, आपातकाल में सरकार है, सरकार ने बाहरी खतरे को देखते हुए आपातकाल की स्थिति हुई है। मार्शल लॉ में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार ही नहीं है, या सरकार कुछ ऐसा गलत कर गई कि पब्लिक ने सरकार हटा दी या फिर आर्मी ने सरकार हटा दी और मार्शल लॉ लग गया, और मार्शल लॉ लगने के बाद आपके सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर है बात। उसके बाद आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ये कहता है कि कुछ मौलिक अधिकारों को क्या करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, यानी प्रभाव में लाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं भैया, संसद कानून बना सकती है। आई बात समझ में, यानी कि ऐसे तो मौलिक अधिकार हैं तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इसका ऐसा एग्जांपल समझो कि हम कहते हैं कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, आप कहीं जाने से या उसे मना नहीं कर सकते, पर एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या है, SC/ST एक्ट। अब इसने इसको क्या दे दिया है, कानूनी दर्जा दे दिया है। यानी अगर किसी भी SC/ST के व्यक्ति को आप उसकी जाति से संबोधित करते हो और उसका मजाक बनाते हो, तो उस व्यक्ति के पास SC/ST एक्ट के अंदर आपके खिलाफ FIR लिखवाने की छूट है। आपके पास FIR कराएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। ठीक है, ये किसने करा, संसद ने करा। एक बात ध्यान रखना, ऐसे किस किस आर्टिकल पे कर सकती है, तो याद रखना आर्टिकल 16, 32, 33, 34, 17 और 23, ये सारे आर्टिकल, यानी कि 6 के 6 आर्टिकलों को प्रभावित करने के लिए, इसको रूल में लेके आने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, यानी कि आपको इसके अंतर्गत सजा भी हो सकती है। क्लियर हो रही है यहाँ पर बात, कोई दिक्कत इस बात में किसी को, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़ें। आगे देखो, लास्ट आर्टिकल है, लास्ट बात है बेसिकली कहूँ तो आज की क्लास का, इस पूरे सेशन का। देखो कुछ जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं, वो ना सभी को मिले हुए हैं। यानी कि आप भारत के नागरिक हो, बढ़िया बात है, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको तो सब कुछ मिलता है। और आप विदेशी हो तो आपको भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, पर कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास हैं, विदेशियों के पास नहीं है। कौन कौन से, ध्यान से समझ लेना। आर्टिकल, ये पेपर में आता है 15, 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कि विदेशी नागरिक
आकर के बोले कि मैं तो कहीं भी घूम सकता हूँ, घेर के मारे जाओगे। समझ में आ रही बात। आकर के विदेशी नागरिक बोले कि मुझे भी आरक्षण चाहिए, भाई साहब हमें नहीं पूरा पड़ रहा है, ठीक है, तुम्हें भी और कहाँ से ला करके दे देंगे हम। क्लियर है बात। या वो आके बोले कि मैं तो अपनी बोली में यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूँ, अलाउ नहीं है। क्लियर है बात। उसको ये अधिकार नहीं दिए गए। क्लियर है यहाँ पर बात, बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई बात। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए हैं? भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका मौलिक अधिकार होता है खत्म। और मौलिक अधिकारों पे हम कल लेके आ रहे हैं 50 क्वेश्चन का एक सेशन। अगर आपको ये सेशन समझ में आया, ये मौलिक अधिकार पूरे समझ में आए हैं, तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कह तो रहा ही हूँ, तुम लोग करते तो हो नहीं, ठीक है। बाद बाकी और एक जो काम आप लोग कर सकते हो वो ये है कि इसकी नोट मेकिंग कर लेना, और ये वाली जो पूरी पीपीटी है, ठीक है, मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर से जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते रहो। बाद बाकी सरकार ने तो बोल ही दिया कि तुम लोग अपना ध्यान रखो, हम लोग अपना रखेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।